हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अपना परिवार ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड जीके का अफवाह प्रणाली एवं नदियां से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम एवं रिवर ड्रेनेज सिस्टम्स एंड रिवर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 1000 का जो झारखंड जीके का क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा था मेरे द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल पे कि झारखंड जीके का जो है 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, उसका जो है आज ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाया गया है जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया गया और आज हम लोग जो है इस वीडियो में 201 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 1000 प्लस झारखंड जीके करके, है ना। 1000 प्लस झारखंड जीके क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। तो इस प्लेलिस्ट जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे दोनों वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 201 से। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए बिना देरी के फटाफट हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि 22 तारीख से जो है सीजीएल का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी हेल्पफुल हो सके। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? दामोदर, स्वर्णरेखा, फल्गु, बराकर। इनमें से कौन सी झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? तो दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। देखिए जितने भी सारे क्वेश्चंस है ना, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसका आंसर नहीं पता होता है तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को जो है छोटा नहीं समझना है, हर क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो झारखंड में दामोदर नदी का जो विस्तार है वो है हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में। ठीक है, याद रखिएगा, हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में जो है दामोदर नदी का विस्तार है। वीडियो अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगता होगा, यूजफुल कंटेंट लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके का एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? दामोदर रिवर के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला है। जी बिल्कुल, अगर आपसे कोई पूछे कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल कहने का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग प्लेस। ठीक है, जहाँ से शुरुआत होता है उसी को उद्गम स्थल कहा जाता है, ओरिजिनेटिंग प्लेस। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, ये भी सही है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है दामोदर नदी के संबंध में। तो फाइनली ऑप्शन ए, बी और सी सही है। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट इन रिगार्डिंग ऑफ दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? देखिए रिवर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है बेसिकली कि कौन सा नदी का जो है कौन सा उद्गम स्थल है, और सहायक नदियाँ भी पूछी जाती है कई बार। तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो फल्गु नदी। दामोदर की सहायक नदी फल्गु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी के किनारे कौन सा स्थित नगर है? हजारीबाग, धनबाद, साहिबगंज, जमशेदपुर। तो धनबाद है ना, याद रखिएगा। दामोदर नदी के किनारे स्थित कौन सा क्षेत्र है, कौन सा नगर है? तो धनबाद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, धनबाद।
अगला प्रश्न है 206, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, है ना। दामोदर नदी को बिहार और बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में किस दिशा में है, तो पश्चिम से पूरब दिशा में है। दामोदर नदी का जो बहाव है, फ्लो है, वो किस डायरेक्शन में है, तो पश्चिम से लेकर के पूरब की दिशा में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है। दामोदर नदी पर बना हुआ बांध कौन सा है, पंचेत, कोनार, तिलैया, अच्चर, मैथान, बरमो, उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी। ये सारे बांध जो है ये दामोदर रिवर पर बने हुए हैं, है ना। दामोदर रिवर पर बने हुए बांध है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी नदी जो है कुल्टी के पास हुगली नदी में फाइनली जाकर के मिल जाती है। आपके ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर, अजय, शंकरी। तो दामोदर नदी जो है कुल्टी के पास जाकर के हुगली नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है, तो नदी का नाम बताना है। कियऊ, शंकरी, स्वर्णरेखा और ऑप्शन डी औरंगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, स्वर्णरेखा, है ना। इसका सही आंसर कौन सा होगा, स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी में निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, स्वर्णरेखा रिवर जो है वो कौन से दिशा में बहती है, तो दक्षिण से पूरब की दिशा में बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी का जो बहाव है वो दक्षिण से पूरब की ओर है। अगला प्रश्न स्वर्णरेखा नदी में बहते हुए निम्नलिखित में किस राज्य में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड में बहते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। स्वर्णरेखा नदी के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया वो आपको चूज करना है। यह नदी जो है दक्षिण में, यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। जी बिल्कुल, स्वर्णरेखा नदी जो है दक्षिण में जो है उड़ीसा की सीमा से भी टच करती है, लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पहला ऑप्शन तो सही है स्वर्णरेखा नदी के संबंध में। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और हुंड्रू वाटरफॉल जो है, हुंड्रू वाटरफॉल ये झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाला वाटरफॉल है, ये भी याद रखिएगा, है ना। हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड का सेकेंड मैक्सिमम ऊंचाई वाला जलप्रपात है और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तीसरा प्रश्न है इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वर्णरेखा नदी पर सोने के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। तो फाइनली ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर के ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्याऊ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ क्याऊ रिवर। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं खगड़िया, हजारीबाग, चिनिया, गढ़वा, देवरी, गिरिडीह। ऑप्शन डी राखा, पूर्वी सिंहभूम। तो क्यू नदी का जो उद्गम स्थल है, ओरिजिनेटिंग प्लेस है, वो है खगड़िया, हजारीबाग, है ना। चलिए फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। खरकई किस नदी की प्रमुख शाखा है। खरकई किस नदी की प्रमुख शाखा है, तो स्वर्णरेखा की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग से बहती है, और नदी का नाम बताना है जो छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग से बहती है, उत्तर पूर्वी भाग में
बहती है? तो आपके ऑप्शन है ब्राह्मणी, ये भी सही है। अजय नदी भी बहती है, गुमानी नदी भी। तो फाइनली ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी नदियां जो है ये छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है? अगर ओरिजिनेटिंग प्लेस देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि कौन सा नदी का जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है वो पोड़ाहाट पहाड़ है, यानी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। सो उस नदी का नाम क्या है? कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी का जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है जहाँ से ये निकलती है वो है पोड़ाहाट पहाड़। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी है, ये तो बात सही है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं और इसके उत्तर पश्चिम भाग में कौन नदी है? उत्तरी कोयल नदी है। दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिण कोयल नदी है, ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी है। दक्षिण पूर्वी भाग की बात करें तो इस दिशा में जो है स्वर्णरेखा नदी है, और ऑप्शन डी जो है तीनों सही है फाइनली। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? तो औरंगा नदी। औरंगा नदी जो है झारखंड में बहने वाली नदी है जो कि सोहिदा से निकलती है। अगला प्रश्न, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। झारखंड में जो बहने वाली नदी है तो पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? सोन, शंख, कारो, ऑप्शन डी फल्गु। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सोन नदी है ना। सोन नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? छोटा नागपुर पठार के जो है उत्तरी भाग से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है यानी बहती है, और फिर फाइनली गंगा नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी है? तो संकरी नदी, फल्गु नदी, मोरहर नदी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो फाइनली तीनों नदियां जो है संकरी, फल्गु, मोरहर, ये जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो याद रखिएगा ये तीनों नदियां गंगा नदी में मिल जाती है जो कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। तो फाइनली ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है इसको अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन झारखंड के अफवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन झारखंड के अफवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सोन नदी घाटी क्षेत्र। सोन नदी घाटी क्षेत्र जो है ये झारखंड के अफवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखिए मेरा कोशिश है कि वीडियो जितना कम से कम छोटा बने और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सके। तो इसीलिए जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ रही है वहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाकी जो है फटाफट चीज़ों को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है? तो ब्राह्मणी नदी भी बहती है, मोर नदी और गुमानी नदी, ये तीनों नदियां जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। तो फाइनली ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर पठार।
छोटा नागपुर पठार जो है कई नदियों का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बड़पाड़ से निकलती है? राजमहल की पहाड़ियों में स्थित जो बड़पाड़ है उससे निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो अजय नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंकरी, राड़ू। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी कोयल, है ना। उत्तरी कोयल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तरी कोयल नदी जो है ये रांची के पठार के मध्य से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? तो सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी, ये दो ऐसी नदियां हैं, सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है मुख्य रूप से पलामू जिले में है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? तो सही आंसर होगा उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाकर के गिरती है, मिलती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोयल नदी हैयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? उत्तरी कोयल नदी के विशेषताओं में से कौन इसकी विशेषता नहीं है? चलिए ऑप्शन हम लोग एक एक पढ़ते हैं। ऑप्शन जो है दिए गए हैं, पहला, यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दूसरा है, यह नदी मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग को सिंचित करती है। ऑप्शन सी, यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ऑप्शन डी, यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है। तो ए, बी और डी तीनों जो है ऑप्शन उत्तरी कोयल नदी के संबंध में, उसकी विशेषताओं के संबंध में सही है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल जो है गलत है। यह नदी अंत में पुनपुन नदी पर नहीं मिलती है ना। तो ऑप्शन सी जो होगा गलत होगा, क्योंकि गलत ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उत्तरी कोयल नदी के संबंध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो अमानत भी जो है सहायक नदी है उत्तरी कोयल की, औरंग भी है और गोगरा भी। ये तीनों नदियां जो है ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां कही जाती है, मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? तो नदी का नाम बताना है और नदी कौन सा है? दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। उत्तरी छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है वही संकरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? देखिए, दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दक्षिणी कोयल नदी की जो सहायक नदी कौन कौन सी है? एक हो गया शंख नदी, कारो नदी, और तो ये दोनों जो है कारो, ये दोनों जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां हैं। दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां मानी जाती है।
तो फाइनली ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश का पठार, मानसरोवर झील, कैमूर की पहाड़ी और ऑप्शन डी अरावली पर्वतमाला। तो मध्य प्रदेश का जो पठार है वो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पठार। अगला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल, तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। देखिए झारखंड में ज़्यादातर बहने वाली जो नदियां हैं उसमें से मैक्सिमम नदियों का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार ही माना जाता है, छोटा नागपुर का पठार ही है। तो ये जो है की पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि मैक्सिमम नदियां जो है झारखंड से बहने वाली जो नदियां हैं, झारखंड में बहने वाली जो नदियां हैं उनमें से मैक्सिमम नदियों का जो ओरिजिनेटिंग प्लेस उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार ही है। अगला प्रश्न, झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? उस जिले का नाम आपको बताना है। तो हजारीबाग जिले से होकर बहती है। झारखंड में बहने वाली संकरी नदी हजारीबाग जिले से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? तो साहिबगंज और पाकुड़। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है? तो गंगा नदी जो है किस जिले से साझा करती है, अपना बाउंड्री जो है शेयर करती है, टच करती है, सीमा लगती है, उसी से बताना है और फाइनली वो जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो जिले का नाम बताना है। तो साहेबगंज और पाकुड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनार्जे नामक पांच जलधाराओं से मिलकर बनी है? तो राइट आंसर होगा पंचाने, क्योंकि नाम से ही पता चल जा रहा, पूछा जा रहा 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। तो 5 धाराओं से मिलकर जो बनी है वो कौन सी है? पंचाने नदी। अगला है, झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, रांची जिला है। अगला है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे पॉल्यूटेड नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। मैक्सिमम पॉल्यूटेड रिवर दामोदर रिवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है? तो जमशेदपुर। स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित कौन सा शहर है? तो जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? तो बोकारो। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्रायः सूखी रहती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड के निम्नलिखित में कौन सी नदी है, यानी झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो वर्षा ऋतु को छोड़ करके बाकी दिनों में, बाकी समय में सूखी रहती है, यानी सूखा पड़ा रहता है? तो स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ये तीनों नदियां जो है वर्षा ऋतु के समय तो भरा रहता है, बाकी के समय में जो है सूखी हुई रहती है, यानी इसका जो वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है ना। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो पाँच अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया, याद रखिएगा। छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को जो है 5 अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? आपके ऑप्शन जो है दिए गए हैं, कन्हर, अजय, खरकई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? कन्हर। कन्हर रिवर है ना, कन्हर रिवर जो है ये पलामू और गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो धनबाद जिले में बहने वाली नदी धलकिशोर नदी है। ऑप्शन डी धलकिशोर नदी। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? दामोदर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो पूछा जा रहा है झारखंड राज्य में कितने किलोमीटर तक है? तो 290 किलोमीटर तक है ना, याद रखिएगा 290 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहने वाली वो कौन सी नदी है? मोहिनी नदी, शंकरी, नीलांजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो ये ABC यानी मोहिनी, शंकरी, नीलांजन जो नदियां हैं ये सारी नदियां हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहने वाली नदियां हैं, यहीं से बहती है। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इस तरीके से जो अफवाह प्रणाली और नदियां से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग मिट्टी एवं जलवायु के संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं, जो सेक्शन नंबर 6 है। मिट्टी एवं जलवायु है ना, मिट्टी एवं जलवायु, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिट्टी से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 251 क्या है, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अविष्ट मिट्टी पाई जाती है ना, बलुई मिट्टी भी पाई जाती है, पथरीली भी मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो अविष्ट मिट्टी ही पाई जाती है झारखंड में। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? जो मिट्टियां हैं झारखंड में जो पाई जाती है उसका किससे जो है निर्मित है? खनिजों से, चट्टानों से, उपयुक्त में से दोनों। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। खनिजों से और चट्टानों से बनी हुई जो मिट्टी है वो झारखंड में पाई जाती है। और मिट्टी का जो निर्माण होता है खनिज और चट्टानों से जो है इसी तरीके से निर्माण होता है, कई सदियों लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण होने में। अगला प्रश्न, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग का दिखाई देता है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की मिट्टी जो होती है वो लाल दिखाई देती है ना, लाल दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट के अंश मिले होते हैं मिट्टी में, जिसकी वजह से मिट्टी का जो कलर होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूप में मिलती है? तो ग्रेनाइट और नीस, उपयुक्त में से दोनों। तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के कारण ही जो है लाल मिट्टी के कई रूप देखने को मिलते हैं झारखंड में, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टान से भी और नीस के चट्टानों से भी जो है मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसके वजह से लाल मिट्टी कई रूपों में देखने को मिलती है झारखंड में। तो ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न,
झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियाँ में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है रचना, रंग, नमी, उर्वरता। क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा जा रहा है? झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? तो नमी की वजह से जो है, नमी इसका सही आंसर होगा ना। बाकी तीनों ऑप्शन तो सही है, रचना, रंग और उर्वरता। ये तीनों प्रॉपर्टी के वजह से जो है झारखंड की मिट्टियों में विषमताएं हैं, डिफरेंस पाया होता है। लेकिन नमी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग मिलती है? किस जिले की अधिकांश जगह मिट्टी लाल रंग की मिलती है? आपके ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, उपयुक्त में से सभी। तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, इन सारे जिलों, इन सारे क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है लाल रंग की होती है, लाल रंग देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? यहाँ से क्वेश्चन अभ्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वो झारखंड का कौन सा जिला है जिसे अभ्रक की राजधानी कही जाती है? तो कोडरमा। कोडरमा जिला जो है एक ऐसा जिला है झारखंड का जिसमें माइका यानी अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ज़्यादातर जो अभ्रक के माइंस है इसी जिले में स्थित है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? झुमरी, तलैया, कोडरमा, बड़कागांव, चतरा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? चतरा। कोडरमा और हजारीबाग दो ऐसे जिले हैं जिसमें माइका की बहुलता पाई जाती है, अभ्रक की। और अगर हजारीबाग और कोडरमा से अगर पूछे तो कोडरमा में मैक्सिमम होता है, लेकिन हजारीबाग में भी जो है माइका भी पाया जाता है हजारीबाग जिले में भी। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों टिक कीजिएगा, अगर कोडरमा रहे तो कोडरमा को टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड छोटा नागपुर में मेनली 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो जो लाल मिट्टी होती है जो झारखंड में पाई जाती है उनमें से किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमस की, उपयुक्त में से सभी। तो नाइट्रोजन की भी कमी होती है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है, फास्फोरस की भी कमी होती है और ह्यूमस की भी कमी होती है लाल मिट्टी में। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के संबंध में सही ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? लाल मिट्टी में कौन सा फसल की खेती की जाती है बेहतर माना जाता है? ज्वार, बाजरा, सरगुजा, कोदो, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी। लाल मिट्टी में जो है ज्वार बाजरा की भी खेती की जाती है, सरगुजा और कोदो। ये तीनों जो फसलें हैं, ये तीनों फसलें जो है लाल मिट्टी में उगाई जाती है क्योंकि लाल मिट्टी इन फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन अभ्रक मूल की लाल मिट्टी जो है उसकी विशेषता नहीं है ना, नहीं है। तो ऑप्शन जो पूछे गए हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते। देखिए क्या पूछा जा रहा है, विशेषता नहीं है ना। जो अभ्रक मूलक जो लाल मिट्टी होती है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते। जी बिल्कुल,
अभ्रक मूलक जो लाल मिट्टी होती है उसमें अभ्रक के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो चमकते रहते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है। ये भी सही है, याद रखिएगा। अभ्रक मूलक जो लाल मिट्टी होती है उसका कलर कैसा होता है, गुलाबी और पीला होता है हल्का। तो ये भी सही है। इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अभ्रक मूलक लाल मिट्टी की विशेषता जो है ये नहीं है कि उसमें पानी की अधिकता होती है। इस मिट्टी समान उपजाऊ होती है। ऑप्शन डी भी सही है। ये मिट्टी जो होती है समान उपजाऊ मानी जाती है। तो ए और बी और डी सही है। बाकी ऑप्शन सी तो जो है अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी ही सही होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। देखिए फिर से क्या पूछा जा रहा है, नहीं। नोट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अक्सर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है और जल्दबाजी में गलत ऑप्शन टिक करके आता है। तो रेतीली मिट्टी की विशेषता कौन नहीं है। यह मिट्टी ललिमा युक्त धूसर तथा पीली होती है। ये तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रेतीली मिट्टी के संबंध में रेतीली मिट्टी की विशेषता ये होती है कि ये थोड़ा ललिमा होती है और धूसर और पीली होती है। इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। रेतीली मिट्टी जो होती है इसमें जो है उर्वरता की शक्ति थोड़ा कम होती है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बिल्कुल सही। रेतीली जो मिट्टी होती है ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जैसे जौ, बाजरा, मक्का। ऑप्शन डी, इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है। तो ऑप्शन डी भी सही है। रेतीली मिट्टी का जो विस्तार है वो दामोदर घाटी क्षेत्र में है। तो ए, सी और डी सही है। बी ऑप्शन क्या है, गलत है। और ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में अलग मूल की चट्टानों के अवशेषों से बनी मिट्टी मिलती है। तो इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ताला मिट्टी, बालधर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, जातीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जातीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये मिट्टी जो है अलग अलग चट्टानों के अवशेषों से बनती है, निर्मित होती है। और ये झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है ये मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन काली या जिसे रेगुर मिट्टी भी कही जाती है उसकी क्या कौन सी विशेषता नहीं है। यानी क्वेश्चन को एक शब्द में अगर हम समझें, पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी की विशेषता कौन नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं काली मिट्टी की कौन सी विशेषता नहीं होती है। यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। काली मिट्टी जो है झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मिलती है, देखने को मिलती है। ऑप्शन ए तो सही है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से हुआ है। ऑप्शन बी भी सही है। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कही जाती है, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से हुआ, फटने से हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है। नाम से जैसा पता चल रहा है काली मिट्टी, तो इस मिट्टी का जो रंग होता है काला और भूरा होता है। ऑप्शन डी, इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। जी ऑप्शन ये डी गलत है। काली मिट्टी में जो है कंकड़ की मात्रा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी क्या है, गलत है। और ये गलत है इसीलिए ऑप्शन डी क्या है, सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे क्वेश्चन में गलत चीज़ है कि काली मिट्टी की विशेषता कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा
अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है। देखते होंगे कि कोई मिट्टी जो होती है जब उसमें पानी पड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लसलसी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। जब उसमें आप अपना पाँव रखेंगे तो पाँव पे बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ जाती है, जिससे आप जो है उसमें चल नहीं सकते हैं। तो उस मिट्टी का नाम बताना है। लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी विषम जातीय मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो ये काफ़ी ज़्यादा लसलसी हो जाता है, जिसकी वजह से पैर जब इस पे रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आपको पैरों में लग जाएगा और आपको चलने में काफ़ी कठिनाई होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? तो कौन सा मिट्टी है? तो लेटेराइट मिट्टी है। और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के परिवर्तन होने के वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लोह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? वो मिट्टी का नाम बताना। तो मिट्टी का नाम क्या है? काली रेगुर मिट्टी जिसे कहा जाता है। तो काली मिट्टी में जो है आयरन की भी मात्रा पाई जाती है, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, इन तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे मिश्रण काली मिट्टी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? कौन सा लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? तो दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी घाटी जो है लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 269, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो काली मिट्टी को अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी में जो है चने की खेती की जाती है, ठीक है। चने की खेती काफ़ी अधिक होती है। चने की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? चावल और चने की, तो काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें चने और चावल की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी चावल और चने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है और ये मिट्टी जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः इनमें से किससे प्रभावित होती है? तो छोटा नागपुर की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो मानसून है। छोटा नागपुर की जलवायु जो है मुख्यतः रूप से मानसून पर प्रभावित होती है, मानसून से ही प्रभावित हो जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो झारखंड की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी जलवायु है, उष्ण मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में किससे प्रभावित होती है? झारखंड में जो वर्षा होती है तो वो किससे प्रभावित होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बंगाल की खाड़ी का कैसा मानसून होगा उसी से झारखंड का जो वर्षा है निर्भर करता है, उसी से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी के मानसून से जो है झारखंड की वर्षा, अधिकांश वर्षा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट किए जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन क्या है? थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो बी, सी, ए और काव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र इनमें से किसके अंतर्गत आता है? AWCOW, CAG और ऑप्शन डी CWG-CW। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी CWG और CW के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र इनमें से किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है CAW और AWA के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में किस महीने में होती है? तो मार्च महीने में होती है। इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। झारखंड में जो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है वो मार्च के महीने से शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न 278, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी धनबाद 39.5 जो है ये सुमेलित सही नहीं है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 279, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में भी जो है झारखंड में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। तो किसकी वजह से होती है? तो ऑप्शन बी नार्वेस्टर यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की वजह से जो है ग्रीष्म ऋतु में भी झारखंड में वर्षा होती है। झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। मई के अंत तक जो है यानी जून के महीने में झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाती है और वर्षा शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा इसका सही कौन सा आंसर होगा? जून के शुरुआती में होता है, मई के अंत इसको हम ऑप्शन कह सकते हैं ना, मई के अंत। 15 जून आते आते जो है झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? तो अक्टूबर महीने में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है झारखंड में। रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितना वर्षा होती है? ऑन एवरेज रांची में जो है वर्षा ऋतु पर कितना वर्षा होती है? तो 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक होती है। ये रांची का जो है एवरेज वर्षा है ना, 120 से 140 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 283, धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? अब धनबाद जिले को पूछा जा रहा है। तो धनबाद जिले में लगभग 140 से लेकर के 160 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वर्षा ऋतु में। हजारीबाग में बात करें तो हजारीबाग में कितना ऑन एवरेज वर्षा होती है? तो 120 से 140 सेंटीमीटर। जमशेदपुर में जो है 140 से 160 सेंटीमीटर होती है। 140 से 160 सेंटीमीटर जमशेदपुर में भी ऑन एवरेज वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ये क्वेश्चन झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो है कई बार पूछा गया है। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लातेहार का नेत्रहाट। नेत्रहाट में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र बता दिए कौन था? वो है नेत्रहाट, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर पूछा जा रहा है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र,
तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पलामू और चतरा है, पलामू और चतरा। इन जिलों में वर्षा थोड़ी कम होती है। अगला प्रश्न, नार्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्रायः किस महीने में आते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नार्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिसका उद्गम कहाँ पे होता है, जिसका स्टार्ट कहाँ से होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है, तो ये जो है झारखंड में किस महीने में प्रवेश कर जाते हैं? तो मई जून के महीने में ये प्रवेश कर जाते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग जिला है। क्वेश्चन नंबर 290, झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 80%। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे साल लगभग 80% वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 291, झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? ऑन एवरेज पूछा जा रहा है, तो कितनी होती है ऑन एवरेज? 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होता है। 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा ऋतु में झारखंड में औसतन वर्षा होती है। तो ये डाटा याद रखिएगा, 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न, झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है? झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है? तो अक्टूबर से नवंबर महीने से होता है ना, अक्टूबर नवंबर महीने से होता है। अगला प्रश्न, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो नवंबर से होती है। सभी को आंसर पता होना चाहिए इसका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट, और यहाँ पे जो है अधिक वर्षा भी होती है, जिसकी वजह से नेतरहाट का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा हमेशा कम होता है और ये ठंडा स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 295, शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है? तो शीत ऋतु में झारखंड का जो औसत तापमान होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो होता है 16 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। याद रखिएगा, 16 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर झारखंड का होता है शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 296, शीत ऋतु में होने वाली झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी मानी जाती है? अगहनी फसल, रबी फसल, भदई फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लाभकारी मानी जाती है? तो रबी फसल के लिए लाभकारी मानी जाती है, रबी फसल के लिए। तो शीत ऋतु में जो झंझावातीय वर्षा होती है, वो झंझावातीय वर्षा यानी रिमझिम जो वर्षा होती है, वो रबी फसल के लिए बेहतर मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? आसमान साफ होता है, दिन हल्का गर्म होता है, काफ़ी ठंडी रातें होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी। झारखंड की शीत ऋतु की क्या विशेषता है कि आसमान साफ रहता है, हल्का थोड़ा दिन जो होता है हल्का गर्म होता है और रातें जो होती है काफ़ी ठंड होती है। झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 5 से लेकर के 10% तक होती है शीत ऋतु में झारखंड में। तो याद रखिएगा, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग 5 से 10% तक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 299, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है भूमध्य सागरीय चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है।
बिल्कुल राइट। यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है यहाँ पे चक्रवाती तूफान आते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी से जो उत्पन्न चक्रवातीय तूफान होते हैं वो झारखंड में दिसंबर और जनवरी महीने में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्रायः ख़त्म हो जाती है। फरवरी महीने में जो है धीरे धीरे ठंडा ख़त्म होने लगता है, थोड़ी थोड़ी ठंडी रहती है फरवरी के महीने में। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी ए, बी और सी तीनों क्या है, सही कथन है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 300 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में, उसमें भी 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।